हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन आपके डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस में सेकंड जो आपका टॉपिक है यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड का। इस वजह से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। 50 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एमसीक्यू तो नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उनका जो लेवल है वो भी हमने थोड़ा सा हाई रखा है, क्योंकि जिस तरह का आपका एग्ज़ाम आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो आपके ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपके लिए एक्स्ट्रा वीडियो लाए हैं। वैसे तो हमने ये सारी चीज़ें एमसीक्यू में कवर कर दी थी, लेकिन एमसीक्यू में जो आपका लेवल था वो कुछ थोड़ा सा कम था। अब हमने थोड़ा सा लेवल को अप किया है। तो 50 क्वेश्चन है, फटाफट से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना ना ही समय है, क्योंकि आप सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे तो उसके लिए काफ़ी पुरानी जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है या इकोनॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, टफ हो जाएगी। तो इसलिए डायरेक्टली अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, ज़्यादा उसमें क्या ही कर सकते हैं अब, क्योंकि ये आपका लास्ट टाइम है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पहला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य स्वीकारक होने का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्तिगत फर्म बाजार मूल्यों को प्रभावित नहीं कर सकती, उसे उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही बेचना होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है, पूर्ण प्रतियोगिता में P इक्वल टू एम सी की स्थिति क्या दर्शाती है। प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो ये आपका यह आवंटित कुशलता को दर्शाता है। तो ये इसका आंसर है। शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर आपको बताना है। तो शुद्ध प्रतियोगिता में केवल 3 शर्तें होती हैं, और 3 शर्तें आपकी बड़ी संख्या में विक्रेता, समरूप वस्तु और स्वतंत्र प्रवेश या आपका निकास होना चाहिए। लेकिन जहाँ बात करें पूर्ण प्रतियोगिता की, तो उसमें आपका पूर्ण ज्ञान और आपका परिवहन लागत का भी जो है वो अभाव इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो ये इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका है, मोनोपोली यानी कि एकाधिकार में ए आर और एम आर वक्र का ढलान कैसा होता है। तो दोनों नीचे की ओर जो है वो झुके होते हैं, लेकिन जो आपका एम आर वक्र है वो हमेशा ए आर वक्र से नीचे रहता है, और उसकी जो ढलान है वो ए आर से दुगनी होती है। ये भी आपने ध्यान रखना है। सीधी डायरेक्टली जो क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ से वो आपके लिए हेल्प करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी है इस बात की। एक एकाधिकारी संतुलन की स्थिति में मूल्य और सीमांत लागत का संबंध क्या होता है। तो ये आपका प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एकाधिकार शक्ति यानी कि मोनोपोली पावर को मापने का एक जो लर्नर इंडेक्स है वो क्या है, इसका फॉर्मूला होता है ये आपका। तो ये आपका L इक्वल टू पी माइनस एम सी अपॉन पी इसमें हो जाएगा। ये भी आपने ध्यान रखना है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। प्राकृतिक एकाधिकार कब उत्पन्न होता है। नेचुरल मोनोपोली, जब पैमाने की बचत इतनी अधिक हो जाए कि एक ही फर्म पूरे बाजार को न्यूनतम लागत पर सेवा दे सके। तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है जब एक फर्म जो है वो पूरे बाजार को न्यूनतम लागत पर सेवाएं देगी, तो आपका नेचुरल मोनोपोली कहलाती है। नेक्स्ट आपका है, एकाधिकार में डेड वेट लॉस क्यों होता है। क्योंकि एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम मात्रा और ऊंचे मूल्यों पर उत्पादन करता है, तो इसलिए आपका यहाँ पे डेड वेट लॉस जो है वो होता है। प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेद क्या है। तो इसे पूर्ण मूल्य विभेद भी कहते हैं, जहां विक्रेता उपभोक्ता की अधिकतम भुगतान क्षमता के बराबर मूल्य वसूलता है और उपभोक्ता की बचत शून्य हो जाती है। तो ये आपका क्या होता है, प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेद। अल्पाधिकार में परस्पर निर्भरता का क्या अर्थ है। एक फर्म का निर्णय दूसरी प्रतिस्पर्धी फर्मों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, तो इसे जो है वो परस्पर निर्भरता कहा जाता है। पॉल स्वीदी द्वारा प्रतिपादित किंक्ड डिमांड कर्व क्या बताता है। यह अल्पाधिकार में कीमत दृढ़ता की व्याख्या करता है। किंक्ड डिमांड कर्व में ऊपर का हिस्सा लोचदार क्यों होता है। क्योंकि अगर एक फर्म कीमत बढ़ाती है तो प्रतिस्पर्धी उसका अनुसरण नहीं करते हैं। अल्पाधिकार में गठजोड़ के दो मुख्य प्रकार क्या है। तो एक है कार्टेल और दूसरा है मूल्य नेतृत्व। ओपेक किस प्रकार के बाजार का उदाहरण है। तो ये आपका औपचारिक गठबंधन या फिर आपका कार्टेल। गैर गठजोड़ अल्पाधिकार का मुख्य मॉडल कौन सा है। तो यह है कुर्नो मॉडल। रिकॉर्डो का लगान सिद्धांत किस पर आधारित है। भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों पर। आभासी लगान की अवधारणा किसने दी। तो अल्फ्रेड मार्शल ने। ये केवल अल्पकाल में मानव निर्मित साधनों पर ही जो है वो मिलता है।
हिग्स के अनुसार मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है? जहाँ श्रम की मांग और श्रम की आपूर्ति वक्र मिलते हैं वहाँ। ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसने दिया? तो जेएम किन्स ने। किन्स के अनुसार लोग नकदी क्यों रखते हैं? लेन देन के उद्देश्य से और आपका सावधानी उद्देश्य से और सट्टा उद्देश्य के लिए। लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत किसने दिया? एफ नाइट ने। नवाचार को लाभ का कारण किसने माना? तो ये माना जोसेफ शुम्पीटर ने। शटडाउन बिंदु कहाँ होता है? तो जहाँ P इक्वल टू ABC होता है वहाँ पे आपका शटडाउन बिंदु वो बिंदु कहलाता है। एकाधिकार में आपूर्ति वक्र क्यों नहीं होता? क्योंकि कीमत और मात्रा के बीच कोई एक से एक संबंध नहीं होता, यह मांग की लोच पर निर्भर करता है। यदि सीमांत राजस्व यानी कि MR शून्य है तो मांग की लोच क्या होगी? तो ये आपकी इकाई के बराबर होगी। गेम थ्योरी का प्रयोग किस बाजार के विश्लेषण के लिए में किया जाता है? तो ये आपका अल्पाधिकार में। कीमत नेतृत्व में प्रमुख फर्म कौन सी होती है? जिसकी उत्पादन लागत सबसे कम हो या बाजार में हिस्सेदारी सबसे बड़ी हो। नेक्स्ट आपका है हॉटलिंग का नियम किससे संबंधित है? संसाधनों के गैर नवीकरणीय दोहन और बाजार प्रतिस्पर्धा से। द्विअधिकार क्या है? वह बाजार जहां केवल दो विक्रेता होते हैं। न्यूनतम मजदूरी कानून का श्रम बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि यह संतुलन से ऊपर है तो इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। ट्रांसफर अर्निंग क्या है? किसी साधन को उसके वर्तमान कार्य में बनाए रखने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम राशि। आर्थिक लाभ और लेखांकन लाभ में क्या अंतर है? आर्थिक लाभ में निहित लागत को भी जो है वो घटाया जाता है, लेकिन लेखांकन लाभ में इसे नहीं घटाया जाता। मृग मरीचिका मूल्य निर्धारण क्या है? तो प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर निकालने के लिए लागत से कम कीमत पर बेचना। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालीन लाभ क्या होता है? केवल सामान्य लाभ को ही जो है वो आपका दीर्घकालीन लाभ यहाँ कहा जाता है। साधन की मांग को व्युत्पन्न मांग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मांग उस वस्तु की मांग पर निर्भर करती है जिसे यह पैदा करता है। सामूहिक सौदेबाजी कहाँ प्रभावी होती है? श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण के लिए। एकाधिकार का सामाजिक बोझ क्या है? उपभोक्ता अधिशेष की हानि। पूर्ण प्रतियोगिता में AR वक्र कैसा होता है? तो ये होता है एक्स अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज रेखा में। स्टेकलबर्ग मॉडल में क्या होता है? एक फर्म लीडर होती है और दूसरी फॉलोअर। ब्याज का ऋण योग्य कोष सिद्धांत किन घटकों को शामिल करता है? मौद्रिक और वास्तविक दोनों घटक। पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या है? निवेश की एक अतिरिक्त इकाई से अपेक्षित लाभ की दर। कीमत विभेद कब संभव नहीं होता? जब बाजारों के बीच पुनर्विक्रय संभव हो। एकाधिकृत प्रतियोगिता में समूह संतुलन की अवधारणा किसने दी? तो ये दी थी एडवर्ड चैम्बरलिन ने। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। काफ़ी यूनिक से क्वेश्चन थे, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने कहीं पहले देखे ही नहीं होंगे। तो इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर इसके बारे में अगर आपको नहीं है नॉलेज तो आप थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस से ही मैंने उठाया है और इससे जो टफ टफ क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कोई पता है नहीं वैसे भी कि क्या एग्ज़ाम में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। वैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करते हैं आपको, जो है वो डेप्थ में अगर नॉलेज है तो। फिलहाल समय बहुत कम है TGT की अगर बात करें, बाकी तो जो अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे तो उसके लिए तो देखेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।